रात बहुत धीरे धीरे उतर रही थी, जैसे अंधेरा भी इस शहर में कदम रखने से पहले सोच रहा हो कि यहां कितनी सच्चाई दबाई जा चुकी है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम लिखना ना भूले दोस्तों। जयपुर की सड़कें दिन में जितनी चकाचौंध से भरी रहती थी, रात में उतनी ही खामोश और बोझिल हो जाती थी। पुलिस लाइन के पीछे बनी पुरानी कॉलोनी में एक खिड़की अब भी रोशन थी। उसी खिड़की के सामने एसपी प्रिया सिन्हा कुर्सी पर बैठी थी। मेज पर फैली फाइलें, कॉफी का ठंडा कप और सामने दीवार पर टंगी वर्दी, सब कुछ अपनी जगह था। बस मन कहीं और भटक रहा था। वो उस दिन की घटनाओं को बार बार याद कर रही थी, जैसे दिमाग किसी सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर रहा हो। नेहा शर्मा का चेहरा उनकी आंखों के सामने आकर रुक जाता, वो चेहरा जो मौत के बाद भी सवाल पूछ रहा था। प्रिया ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन सुकून नहीं मिला। उन्हें पता था ये केस बाकी मामलों जैसा नहीं है। इसमें सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं हुई थी, इसमें सच को मारने की कोशिश हुई थी। मोबाइल फोन की हल्की कंपन ने उनकी सोच तोड़ी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। फोन कट गया। कुछ सेकंड बाद फिर से वही नंबर। इस बार उन्होंने उठा लिया। दूसरी तरफ आवाज भारी थी, सधी हुई, जैसे हर शब्द सोच समझकर तौला गया हो। मैडम, आप सही दिशा में जा रही हैं, पर हर सही रास्ते का अंत सुरक्षित नहीं होता। इससे पहले कि प्रिया कुछ बोलती, कॉल कट गई। कमरे में अचानक सन्नाटा और गहरा हो गया। वो समझ चुकी थी, ये चेतावनी थी, डराने की कोशिश। उन्होंने फोन मेज पर रखा और कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चली गई। बाहर दूर दूर तक फैली अंधेरी गलियां दिख रही थी। कहीं कोई चीख नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन उन्हें लग रहा था पूरा सिस्टम इस वक्त सांस रोके उन्हें देख रहा है। सुबह होते होते शहर में खबर फैल चुकी थी। अखबारों की सुर्खियां चीख रही थी। टीवी चैनलों पर एंकर गंभीर चेहरा बनाए बैठ गए थे। सोशल मीडिया पर दो धड़े बन चुके थे। एक तरफ नेहा को शहीद बताने वाले, दूसरी तरफ उसे बदनाम करने वाले। मेंटली अनस्टेबल, फेम के लिए ड्रामा, आत्महत्या का नाटक, शब्दों से चरित्र हत्या शुरू हो चुकी थी। प्रिया ने ऑफिस पहुंचते ही सब देखा। हर स्क्रीन पर वही नाम, नेहा शर्मा। उनके सीने में एक अजीब सी कसक उठी। मरी हुई लड़की को भी चैन नहीं। सिस्टम को सच से ज्यादा डर उसकी आवाज से था। डीसीपी मेहता उनके केबिन में आए। चेहरा उतरा हुआ था। मैडम, ऊपर से प्रेशर बढ़ रहा है। प्रिया ने बिना देखे कहा। ऊपर से हमेशा बढ़ता है मेहता, नीचे सच कम नहीं होना चाहिए। मेहता कुछ कहना चाहते थे, लेकिन चुप रहे। वो जानते थे प्रिया को मनाने का मतलब खुद को तोड़ना है। उनके जाने के बाद प्रिया ने फाइल खोली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ कह रही थी, गला घोंटा गया, संघर्ष के निशान। ये आत्महत्या नहीं थी। फिर भी पूरे तंत्र ने तय कर लिया था कि यही सच कहलाएगा। दोपहर में प्रिया ने नेहा के घर जाने का फैसला किया। सरकारी गाड़ी जब उस तंग गली में घुसी तो आसपास के लोग दरवाजों से झांकने लगे। घर छोटा था, लेकिन दीवारों पर लगी तस्वीरें बहुत बड़ी कहानी कह रही थी। कहीं नेहा किसी आदिवासी महिला के साथ खड़ी थी, कहीं बच्चों को पढ़ा रही थी, कहीं किसी धरने में माइक पकड़े। उसकी मां एक कोने में बैठी थी, आंखें सूजी हुई, जैसे रोने से ज्यादा अब थक चुकी हों। पिता खामोश थे, जैसे शब्द ही मर गए हों। प्रिया ने उनके पास बैठकर कुछ नहीं कहा। कुछ पल ऐसे होते हैं जहां वर्दी भी इंसान बन जाती है। मां ने अचानक प्रिया का हाथ पकड़ लिया। मैडम, मेरी बेटी गलत नहीं थी। वो लड़ती थी, पर झूठ नहीं बोलती थी। प्रिया ने सिर हिलाया। उन्हें लगा यही वो पल है जहां फैसला लिया जाता है, यहीं से रास्ते बदलते हैं। शाम तक उन्हें साफ दिखने लगा था
कि केस को किस दिशा में मोड़ा जा रहा है। एक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया, जिसे शायद खुद नहीं पता था कि वो किस कहानी का हिस्सा बन गया है। मीडिया को टिप दी गई। रात होते होते खबर चलने लगी। पुलिस ने आरोपी पकड़ा। प्रिया ने टीवी बंद कर दिया। उन्हें गुस्सा नहीं आया, उन्हें अफसोस हुआ। ये वही सिस्टम था जिसकी उन्होंने कसम खाई थी। वही सिस्टम अब झूठ को सच बना रहा था। उसी रात उन्होंने विक्रम और पूजा को बुलाया। दोनों उनके सबसे भरोसेमंद अफसर थे। कमरे में बैठते ही विक्रम बोला, मैडम, कुछ गलत हो रहा है। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। गलत बहुत कुछ हो रहा है विक्रम। सवाल यह है कि हम क्या करेंगे। पूजा चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में डर और उत्साह दोनों थे। प्रिया ने टेबल पर एक छोटा सा सबूत रखा, सोने का कफलिंग। ये आधा है, उन्होंने कहा, और आधा कही और जिसने ये पहना वो आम आदमी नहीं। विक्रम ने कफलिंग उठाया, पलटा। मैडम, ये तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी। सब समझ गए। रात गहरी होती जा रही थी। बाहर पुलिस लाइन में सायरन की आवाज गूंज रही थी। प्रिया ने कुर्सी से उठकर वर्दी पहनी। आईने में खुद को देखा। उन्हें अचानक एहसास हुआ, ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये वो मोड़ है जहां एक ईमानदार कदम पूरे सिस्टम की नींव हिला सकता है। उन्हें डर लगा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ और था, जिम्मेदारी। उन्होंने खुद से कहा, अगर आज चुप रही तो वर्दी सिर्फ कपड़ा रह जाएगी। फोन फिर बजा। इस बार नंबर जाना पहचाना था। ऊपर का आदेश। उन्होंने कॉल सुना, जवाब नहीं दिया। फोन काटते हुए उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। शायद ये मुस्कान थी या किसी युद्ध की शुरुआत। बाहर रात और गहरी हो गई थी, लेकिन प्रिया जानती थी कहीं न कहीं सुबह का बीज बोया जा चुका है। ये पहला कदम था, छोटा लेकिन ईमानदार, और ईमानदार कदम अक्सर इतिहास की नींव हिला देते हैं। रात के बाद सुबह आई, लेकिन वो सुबह किसी नई शुरुआत जैसी नहीं थी, बल्कि किसी लंबी लड़ाई की पहली थकी हुई सांस जैसी थी। प्रिया सिन्हा ऑफिस पहुंची तो माहौल बदला हुआ था। लोग पहले की तरह सलाम तो कर रहे थे, लेकिन नजरें अब टिकती नहीं थी। कुछ में डर था, कुछ में सवाल, और कुछ में वो खामोश दूरी जो तब पैदा होती है जब लोग समझ जाते हैं कि सामने खड़ा इंसान अब सुरक्षित नहीं रहा। प्रिया ने सब महसूस किया, लेकिन चेहरे पर कोई असर नहीं आने दिया। उन्होंने फाइल उठाई और सीधे अपने केबिन में चली गई। दरवाजा बंद होते ही उन्होंने गहरी सांस ली। उन्हें पता था अब हर कदम पहले से भारी होगा। मेज पर रखी फाइल में रात भर की रिपोर्ट्स जुड़ चुकी थी। ड्राइवर की कबूलनामा वाली फाइल भी ऊपर रख दी गई थी। वही ड्राइवर जो 2 दिन पहले तक अपनी जिंदगी में इतना मामूली था कि कोई उसे नाम से नहीं जानता था, और अब सिस्टम ने उसे हत्यारा बना दिया था। प्रिया ने बयान पढ़ा। शब्द सपाट थे, जैसे किसी और के मुंह से जबरन निकलवाए गए हों। हर लाइन में डर टपक रहा था। उन्होंने फाइल बंद कर दी। सच को इतना सस्ता बनते देखना उन्हें अंदर तक चोट पहुंचा रहा था। केबिन के बाहर हलचल हुई। डीसीपी मेहता फिर आए। इस बार उनके हाथ में एक सरकारी नोटशीट थी। मैडम, ये आदेश है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। प्रिया ने कागज लिया। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, केस को एसआईटी को सौंपा जाए, जांच की दिशा आत्महत्या मानी जाए। उन्होंने कागज को ध्यान से पढ़ा, फिर मेज पर रख दिया। मतलब? उन्होंने पूछा। मेहता की आवाज काम गई। मतलब आप अब इस केस से हट जाएं। कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। प्रिया ने सिर उठाया। उनकी आंखों में न गुस्सा था, न हैरानी, सिर्फ एक ठहराव था। और अगर मैं न हटूं? मेहता चुप रहे। चुप्पी ही जवाब थी। दोपहर में प्रिया ने अकेले नेहा की कॉल रिकॉर्डिंग फिर से सुनी। वही आखिरी आवाज, अगर मुझे कुछ हुआ। आवाज में डर था, लेकिन उससे ज्यादा यकीन, जैसे वो जानती थी कि सच को मारने की कोशिश होगी, पर कहीं न कहीं कोई खड़ा होगा।
प्रिया को लगा ये आवाज अब उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने रिकॉर्डिंग बंद की और कुर्सी से उठ गई। बाहर निकलते हुए उन्होंने स्टाफ को देखा। कुछ लोग नजरें झुका गए, कुछ ने हिम्मत करके उन्हें देखा। शायद सब समझ रहे थे कि ये मामला अब सिर्फ नेहा का नहीं रहा। शाम को प्रिया ने एक पुरानी फाइल निकलवाई। 2 साल पहले का केस, एक छोटा सा घोटाला जिसमें एक मंत्री के रिश्तेदार का नाम आया था और फिर अचानक सबूत गायब हो गए थे। उस केस में भी एक गोल्डन कफलिंग का जिक्र था जो कभी जब्त नहीं हो पाया। प्रिया के हाथ रुक गए, दिमाग में जैसे किसी ने लाइट जला दी हो। कफलिंग सिर्फ एक गहना नहीं था, वो एक निशान था, एक आदत, एक वर्ग का प्रतीक जो खुद को कानून से ऊपर समझता है। उसी शाम विक्रम चुपचाप उनके केबिन में आया। मैडम, आज कुछ लोग आपके बारे में पूछताछ कर रहे थे, उसने कहा। कौन लोग? प्रिया ने पूछा। सरकारी नहीं, विक्रम बोला। निजी गाड़ियां थी, नंबर प्लेट ढकी हुई। प्रिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, मतलब हम सही जगह हाथ डाल चुके हैं। विक्रम ने पहली बार खुलकर उन्हें देखा। मैडम, अगर मामला ऊपर तक गया, उसने वाक्य पूरा नहीं किया। प्रिया ने उसकी तरफ देखा, तो नीचे से कोई तो सच बोलेगा। विक्रम। रात को प्रिया देर तक ऑफिस में बैठी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। खिड़की से टकराती बूंदें किसी बेचैन मन की तरह लग रही थी। उन्होंने कफलिंग को फिर से हाथ में लिया। ठंडा, भारी, चमकदार। ये सिर्फ सोना नहीं था, ये एक घमंड था। उन्होंने तय कर लिया, अब जांच फाइलों से नहीं चलेगी। अब सिस्टम के भीतर रहकर सिस्टम से बाहर सोचना होगा। ये सोच ही उनका दूसरा कदम था और वो पहले से ज्यादा खतरनाक था। घर पहुंची तो मां का फोन आया। तू ठीक तो है? मां की आवाज में चिंता थी। प्रिया ने झूठी हंसी के साथ कहा, हां मां, सब ठीक है। फोन रखते ही वो कुछ पल तक चुप रही। उन्हें एहसास हुआ इस रास्ते पर सिर्फ उनकी नौकरी नहीं, उनका पूरा जीवन दांव पर है। लेकिन नेहा का चेहरा फिर आंखों के सामने आ गया और उसके माता पिता की वो उम्मीद भरी नजरें। प्रिया ने आंखें बंद की। पीछे हटने का अब कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह अखबार में एक नई खबर छपी। एसपी प्रिया सिन्हा जांच में पक्षपाती। सवालिया निशान बढ़ा था। चरित्र पर हमला शुरू हो चुका था। ऑफिस पहुंचते ही कुछ अफसरों ने उनसे दूरी बना ली। सिस्टम अब खुलकर जवाब दे रहा था। प्रिया ने खबर पढ़ी, अखबार मोड़ा और कूड़ेदान में डाल दिया। उन्हें पता था ये सब उस ईमानदार कदम की कीमत है जो उन्होंने उठा लिया था। दिन ढलते ढलते उन्होंने विक्रम और पूजा को फिर बुलाया। कमरे में माहौल गंभीर था। प्रिया ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, अब हम वो करेंगे जो नियमों में नहीं लिखा। पूजा की आंखें चौड़ी हो गई। मैडम, प्रिया ने हाथ उठाकर उसे रोका। डर लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, लेकिन अगर आज हम रुके तो ये सिस्टम हमेशा के लिए जीत जाएगा। विक्रम ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा। वो समझ चुका था ये सिर्फ एक आदेश नहीं है, ये एक लड़ाई है। बाहर रात फिर उतर रही थी। शहर की रोशनियां जल उठी थी, जैसे कुछ भी गलत न हो रहा हो। लेकिन प्रिया जानती थी अंधेरे के नीचे कुछ दरक चुका है। पहला कदम उठ चुका था, दूसरा रास्ते में था। और अब सिस्टम भी समझने लगा था कि सामने कोई ऐसा खड़ा है जो झुकने वाला नहीं। रात इस बार और ज्यादा बेचैन थी, जैसे शहर खुद किसी आने वाले तूफान की आहट सुन रहा हो। बादलों के पीछे छुपा चांद कभी कभी निकल आता, फिर से गायब हो जाता। ठीक वैसे ही जैसे सच इस सिस्टम में झलक दिखाकर दबा दिया जाता है। प्रिया सिन्हा अपने केबिन में अकेली बैठी थी। सामने बोर्ड पर लगे कुछ फोटो, रिपोर्ट्स और नाम अब एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। हर कड़ी किसी ऊंचे दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी। उन्हें साफ दिखने लगा था कि यह हत्या किसी गुस्से या तात्कालिक झगड़े का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक सोच समझ कर किया गया संदेश था
जो भी आवाज उठाएगा उसका यही अंजाम होगा। उसी रात विक्रम ने एक पुरानी पहचान को कॉल किया। वो आदमी पुलिस में नहीं था, लेकिन सिस्टम के हर अंधेरे कोने की खबर रखता था। कुछ देर बाद वो एक चाय की दुकान पर मिला, जहां लोग कम और सन्नाटा ज्यादा था। उसने बिना भूमिका के कहा, जिस कफलिंग की तुम बात कर रहे हो वो सिर्फ फैशन नहीं है, वो यादव खानदान की पहचान है। हर बड़े मौके पर वही पहनी जाती है। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बात उसके भीतर बैठ गई। वो जानता था, अब शक नहीं रहा। अगले दिन प्रिया को आईजी ऑफिस बुलाया गया। लंबा कॉरिडोर, भारी दरवाजे और भीतर ठंडा माहौल। आईजी की आवाज में औपचारिक सख्ती थी। आप भावनाओं में बह रही हैं, प्रिया, उन्होंने कहा। यह केस राज्य की स्थिरता से जुड़ा है। प्रिया ने शांति से जवाब दिया, सर, स्थिरता झूठ से नहीं, न्याय से आती है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आईजी ने उनकी तरफ देखा, जैसे पहली बार समझने की कोशिश कर रहे हों कि सामने कौन बैठा है। आप जानती है इसकी कीमत क्या होगी? उन्होंने पूछा। प्रिया ने बिना झिझक कहा, हाँ सर, लेकिन सच की कीमत न चुकाना उससे बड़ी कीमत है। आईजी ऑफिस से निकलते ही उन्हें एहसास हुआ कि अब निगरानी शुरू हो चुकी है। रास्ते में वही काली एसयूवी फिर दिखी, थोड़ी दूरी पर। संयोग नहीं था, घर पहुंचते ही बिजली चली गई। अंधेरे में कुछ सेकंड के लिए उनका दिल तेज धड़का, फिर खुद को संभाला। फोन में एक मैसेज आया, हद में रहो। कोई नंबर नहीं, बस 2 शब्द। चेतावनी अब सीधी थी। उसी शाम पूजा ने एक और जानकारी निकाली। नेहा जिस एनजीओ के लिए काम कर रही थी, उसने हाल ही में एक जमीन घोटाले पर रिपोर्ट तैयार की थी। उस जमीन पर अब गृह मंत्री के करीबी लोगों की नजर थी। नेहा ने शिकायत भेजी थी और शिकायत सीधे फाइलों में दबा दी गई थी। प्रिया को सब जुड़ता हुआ दिखने लगा। नेहा की आवाज, कफलिंग, धमकियां, सब एक ही कहानी कह रहे थे। देर रात तीनों फिर मिले। कमरे में रोशनी कम थी। प्रिया ने धीरे से कहा, अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक, चुप रहकर सुरक्षित रहना। दूसरा, आगे बढ़कर सब कुछ दांव पर लगाना। पूजा की सांस अटक गई। विक्रम ने एक पल सोचा, फिर कहा, मैडम, अगर आज हम पीछे हटे तो कल आईने में खुद को नहीं देख पाएंगे। प्रिया ने सिर हिलाया। फैसला हो चुका था। अगले दिन अचानक तबादले की फाइल आई। प्रिया सिन्हा को दूर दराज के जिले में भेजा जा रहा था। आदेश तुरंत लागू होना था। स्टाफ में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ ने राहत की सांस ली, कुछ ने अफसोस जताया। प्रिया ने आदेश पढ़ा, फाइल बंद की और मुस्कुरा दी। ये वही चाल थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी, लेकिन वो जानते थे ये लड़ाई पोस्टिंग से नहीं रुकेगी। उन्होंने चार्ज छोड़ने से पहले एक आखिरी कदम उठाया। केस की डिजिटल कॉपी उन्होंने सुरक्षित जगह पर भेज दी। कुछ भरोसेमंद पत्रकारों को इशारा दे दिया गया। वो सीधे आरोप नहीं लगा रही थी, लेकिन बीज बो दिया गया था। सच को अब मिटाना आसान नहीं था। रात को जब वो सरकारी आवास से निकल रही थी, बारिश फिर शुरू हो गई। पानी में भीगती सड़कें चमक रही थी। प्रिया ने कार में बैठते हुए पीछे मुड़कर देखा। ये शहर अब उनका पोस्टिंग एरिया नहीं रहा, लेकिन लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी। उन्होंने मन ही मन कहा, यह सिस्टम समझता है कि उसने मुझे हटा दिया है, लेकिन उसे क्या पता कि एक ईमानदार कदम पहले ही उसकी नींव में दरार डाल चुका है, और दरारें वक्त के साथ गिरावट में बदल जाती है। ट्रांसफर की खबर को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि प्रिया को समझ आने लगा था। ये सिर्फ जगह बदलने का आदेश नहीं है, ये उन्हें धीरे धीरे हाशिए पर धकेलने की कोशिश है। नया जिला दूर था, छोटा था, और वहां अपराध से ज्यादा राजनीति चलती थी। सरकारी गाड़ी जब उन्हें छोड़कर वापस लौटी तो सड़क के उस मोड़ पर कुछ पल के लिए सन्नाटा रह गया। प्रिया ने चारों तरफ देखा। नई जगह, नए चेहरे, लेकिन वही पुराना सिस्टम। उन्होंने खुद से कहा कि लड़ाई की जमीन बदली है, इरादा नहीं। पहले ही दिन उन्हें एहसास हो गया
कि यहां उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। थाने में मौजूद अफसर औपचारिक थे, लेकिन गर्मजोशी गायब थी। कुछ की आंखों में साफ झिझक थी, जैसे वो पहले ही तय कर चुके हों कि इस अफसर से ज्यादा नजदीकी ठीक नहीं। प्रिया ने सब देखा, पर अनदेखा किया। उन्होंने चार्ज लिया, रजिस्टर साइन किया और सीधे अपने कमरे में चली गई। दीवारें नई थी, लेकिन हवा में वही पुरानी गंध थी, डर और समझौते की। रात को नींद नहीं आई। उन्हें बार बार नेहा की मां की आवाज याद आ रही थी। मेरी बेटी गलत नहीं थी। वो जानती थी, अगर वो यहां चुप रही तो वो आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी। उन्होंने फोन उठाया और विक्रम को मैसेज किया। कोई लंबी बात नहीं, बस एक लाइन, काम जारी है। कुछ मिनट बाद जवाब आया, हम तैयार हैं। प्रिया ने फोन रख दिया। अकेलेपन में भी उन्हें अब अकेलापन नहीं लग रहा था। इधर राजधानी में माहौल बदल रहा था। पत्रकारों के बीच हलचल शुरू हो चुकी थी। जिन बीजों को प्रिया ने बोया था, उनमें अंकुर फूटने लगे थे। एक न्यूज चैनल ने सवाल उठाया, अगर ये आत्महत्या थी तो कफलिंग कहां से आया? सवाल छोटा था, लेकिन असर बड़ा। सोशल मीडिया पर फिर से बहस शुरू हो गई। सत्ता को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिया के हटते ही मामला शांत हो जाएगा। उसी दौरान प्रिया को एक गुमनाम लिफाफा मिला। न भेजने वाले का नाम, न पता। अंदर कुछ फोटो थे, धुंधले लेकिन पहचानने लायक। नेहा एक फार्म हाउस के बाहर दिख रही थी, किसी से बहस करती हुई। फोटो की तारीख वही रात थी जब उसकी मौत हुई थी। प्रिया के हाथ हल्के से कांप गए। ये सबूत बेहद कीमती था, लेकिन खतरनाक भी। मतलब कोई अंदर से मदद कर रहा था, लेकिन डर के साथ। उन्होंने फोटो ध्यान से देखे। पीछे की दीवार पर एक खास निशान था, पुरानी ईंटों का पैटर्न जो उन्होंने पहले देखा था। उन्हें याद आया, ये वही फार्म हाउस है जिसके बारे में विक्रम ने इशारा किया था। प्रिया को लगा, सिस्टम के भीतर भी कोई दरार है और हर दरार से रोशनी आती है। दूसरी तरफ सत्ता बेचैन होने लगी थी। गृह मंत्री के ऑफिस में मीटिंग्स हो रही थी। नाम नहीं लिए जा रहे थे, लेकिन इशारे साफ थे। उस अफसर पर नजर रखो, किसी ने कहा। ज्यादा शोर मचाया तो मामला उल्टा पड़ सकता है। डर अब धीरे धीरे पाले बदल रहा था। नई पोस्टिंग पर प्रिया ने खुद को रोजमर्रा के कामों में व्यस्त दिखाया। छोटे केस, लोकल शिकायतें, वही रूटीन। बाहर से सब सामान्य लग रहा था, लेकिन रात को वो वही पुरानी फाइलें खोलती, फोटो देखती और कड़ियों को जोड़ती। हर दिन उन्हें यह साफ होता जा रहा था कि नेहा की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। और चेतावनियां तभी दी जाती है जब किसी को डर लगता है। एक शाम पूजा का फोन आया। आवाज धीमी थी, मैडम, ड्राइवर को जमानत मिल गई है। प्रिया ने आंखें बंद कर ली। उन्हें पता था अब अगला कदम क्या होगा। ड्राइवर या तो चुप रहेगा या गायब हो जाएगा। उस पर नजर रखो, प्रिया ने कहा, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फोन रखते हुए उन्हें पहली बार इस लड़ाई की कीमत साफ दिखी। यहां हर सही कदम किसी न किसी की जिंदगी खतरे में डाल सकता है। उसी रात प्रिया को फिर मैसेज मिला, वही अनजान नंबर। इस बार लिखा था, आप सही हैं, लेकिन अकेली नहीं। ये पढ़कर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। सिस्टम जितना मजबूत दिखता है, उतना ही डरपोक भी होता है। वो जानते थे, अगर सच सामने आ गया तो सब रह जाएगा। आसमान में बादल फिर घिर आए थे। प्रिया खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था, ये लड़ाई अब सिर्फ उनकी नहीं रही। कई खामोश लोग इसमें जुड़ चुके थे। और जब खामोशी टूटने लगती है, तब सबसे बड़े महल भी हिलने लगते हैं। ये उनका चौथा कदम था, अकेलेपन से बाहर निकलने का। और यही कदम सिस्टम को सबसे ज्यादा डराता है। डर अब हवा में घुल चुका था, लेकिन वो डर सिर्फ प्रिया के लिए नहीं था। वो उन सब के लिए था जिन्होंने अब तक खुद को सिस्टम की दीवारों के पीछे सुरक्षित समझ रखा था। नए जिले में रहते हुए भी
प्रिया की मौजूदगी एक अदृश्य दबाव की तरह महसूस की जाने लगी थी। फोन कॉल कम हो गए थे, लेकिन निगाहें बढ़ गई थी। हर अनजान चेहरा, हर धीमी गाड़ी अब सवाल बनकर सामने आती थी। फिर भी प्रिया का कदम नहीं रुका। उन्होंने तय कर लिया था कि अब पीछे हटना खुद से धोखा होगा। ड्राइवर की जमानत के बाद 2 दिन बीते थे। तीसरे दिन सुबह खबर आई कि वो अचानक लापता हो गया है। घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन शिकायत में जान नहीं थी। सब जानते थे, जो होना था हो चुका है। प्रिया ने रिपोर्ट पढ़ते हुए मेज पर उंगलियां कस ली। एक और इंसान जिसे सिस्टम ने इस्तेमाल करके फेंक दिया। यही कीमत होती है झूठ को सच बनाने की। उन्होंने उसी वक्त तय किया, अब आधे सच से काम नहीं चलेगा। उसी शाम विक्रम राजधानी में एक पुराने कॉन्टैक्ट से मिला। वो आदमी कभी सरकारी बाबू था, अब रिटायर हो चुका था, लेकिन फाइलों की दुनिया आज भी उसकी स्मृति में जिंदा थी। उसने धीरे से कहा, फार्म हाउस की जमीन असल में सरकारी है, कागजों में हेरफेर हुआ है और नेहा ने यही पकड़ा था। विक्रम की आंखें चमक उठीं। अब हत्या का मकसद साफ होने लगा था। यह सिर्फ आवाज दबाने का मामला नहीं था, यह करोड़ों का खेल था। प्रिया तक खबर पहुंची तो उन्होंने देर तक कुछ नहीं कहा। उन्हें महसूस हुआ, कहानी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। सत्ता सिर्फ हत्या नहीं छिपा रही थी, वो अपने पूरे ढांचे को बचा रही थी। उन्होंने पूजा को बुलाया। दोनों देर रात तक बात करती रही। पूजा की आवाज में डर साफ था। मैडम, अगर ये सब बाहर आया तो? प्रिया ने उसे पूरा बोलने नहीं दिया। तो सिस्टम हिलेगा, उन्होंने कहा, और वही तो जरूरी है। अगले दिन एक और झटका लगा। प्रिया की कार का एक्सीडेंट होते होते बचा। ब्रेक फेल हो गए थे, लेकिन किसी तरह गाड़ी रुक गई। ड्राइवर कांप रहा था। प्रिया शांत थी। उन्होंने सड़क के उस हिस्से को देखा जहां अगर गाड़ी न रुकती तो सीधा खाई थी। उन्हें अब शक नहीं रहा, चेतावनियां खत्म हो चुकी थी। ये हमला था, सीधे, साफ और जानलेवा। उस रात उन्होंने अपनी मां को फोन किया। सच नहीं बताया, बस इतना कहा कि कुछ दिन फोन कम करेंगे। मां ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उनकी चुप्पी में सब कुछ था। फोन रखते ही प्रिया देर तक अंधेरे में बैठी रही। उन्हें लगा, शायद यही वो पल है जहां इंसान टूटता है, लेकिन टूटने की जगह उनके भीतर कुछ और मजबूत होने लगा। एक अजीब सी शांति, जैसे फैसला पूरी तरह पक्का हो चुका हो। उधर राजधानी में मीडिया का रुख बदलने लगा था। कुछ पत्रकारों को फार्म हाउस की जानकारी मिली थी। सवाल अब खुले तौर पर पूछे जा रहे थे। किसके फार्म हाउस पर गई थी नेहा? क्यों गायब है ड्राइवर? सत्ता के प्रवक्ता जवाब देने से बचने लगे। हर बचाव एक नया शक पैदा कर रहा था। प्रिया ने आखिरकार वो कदम उठाने का फैसला किया जिसे वो अब तक टाल रही थी। उन्होंने केस की पूरी टाइमलाइन सबूतों के साथ एक सुरक्षित चैनल के जरिए बाहर भेज दी। नाम नहीं, बस तथ्य। उन्हें पता था, अब वापसी नहीं है। ये उनका सबसे जोखिम भरा कदम था, लेकिन सबसे जरूरी भी। उसी रात उन्हें मैसेज आया, अब बहुत आगे बढ़ गई है। प्रिया ने स्क्रीन को देखा और फोन साइड में रख दिया। डर अब उनके लिए कोई नई चीज नहीं रहा था। उन्होंने महसूस किया, जो इंसान सच के साथ खड़ा होता है, वो धीरे धीरे डर से आजाद हो जाता है। बाहर तेज हवा चल रही थी। खिड़की के पर्दे हिल रहे थे। प्रिया उठीं और वर्दी को अलमारी से निकालकर देखा। उसे हाथ में लेकर उन्हें पहली बार लगा, ये सिर्फ एक पहचान नहीं, ये एक बोझ भी है। लेकिन वही बोझ उन्हें खड़ा रखे हुए है। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर इस बोझ से सिस्टम हिलता है तो ये बोझ उठाना जरूरी है। ये 5वां कदम था, खुद को भी दांव पर लगाने का। सुबह की खबरों में इस बार शोर था, लेकिन पहले जैसा नियंत्रित शोर नहीं। एंकरों की आवाज में संयम कम और सवाल ज्यादा थे। फार्म हाउस, जमीन, गायब ड्राइवर और एक ट्रांसफर की गई अफसर, सब एक ही धागे में पिरोए जाने लगे थे।
सत्ता के गलियारों में बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी। फोन लगातार बज रहे थे, लेकिन जवाब कम पड़ रहे थे। सिस्टम पहली बार समझ रहा था कि आग सिर्फ बाहर नहीं लगी है, वो भीतर तक पहुंच चुकी है। प्रिया अपने नए जिले के ऑफिस में बैठी थी। सामने खुली फाइल नहीं, बल्कि बंद लैपटॉप। वो जानती थी अब लड़ाई कागजों पर नहीं लड़ी जाएगी। उन्होंने विक्रम और पूजा को देर रात मिलने का मैसेज भेजा। जगह तय नहीं की गई थी, वक्त भी नहीं, बस एक इशारा। तीनों जानते थे ये मुलाकात अब किसी रणनीति से ज्यादा एक भरोसे की कसौटी है। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी फैक्ट्री के पीछे वे मिले। हवा में जंग और धूल की गंध थी। विक्रम ने आते ही कहा, मैडम, मीडिया हमारे पीछे है, लेकिन ऊपर भी। प्रिया ने सिर हिलाया। उन्हें रहने दो, अब जो होगा खुले में होगा। पूजा ने एक पेन ड्राइव निकाली। ये वो फुटेज है जो फार्म हाउस के सर्विलांस से रिकवर हुआ है। पूरी नहीं, लेकिन काफी है। प्रिया ने उसे हाथ में लिया। वजन हल्का था, लेकिन असर भारी। उसी रात राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। सत्ता के प्रतिनिधि बोले, लेकिन उनके शब्द खोखले लग रहे थे। जवाबों से ज्यादा सफाइयां थी। सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल होने लगी। लोग सवाल पूछने लगे, अगर सब झूठ है तो डर किस बात का? सिस्टम का सबसे बड़ा डर यही होता है, जब आम आदमी सवाल करने लगे। अगले दिन एक और खबर आई। उस फैक्ट्री के पास एक आदमी पकड़ा गया जो खुद को मामूली टेक्नीशियन बता रहा था, लेकिन उसकी जेब से वही ब्रांडेड कफलिंक मिली जो पहले सबूतों में दिखी थी। संयोग अब बहुत ज्यादा हो चुके थे। प्रिया ने रिपोर्ट पढ़ते हुए महसूस किया, जाल खुद ब खुद सिमट रहा है। जिन लोगों ने इसे खेल समझा था, वो अब मोहरे बनते जा रहे थे। दोपहर को प्रिया को एक आधिकारिक मेल मिला। जांच आयोग बनाने की घोषणा। नाम बड़े थे, चेहरे जाने पहचाने। बाहर से ये कदम सही लगता था, लेकिन भीतर से वो जानती थी ये समय खरीदने की कोशिश है। उन्होंने मेल पढ़ा, बंद किया और विक्रम को कॉल किया। आज जो भी है सामने लाओ, उन्होंने कहा। कल देर हो जाएगी। शाम ढलते ढलते एक बड़ा चैनल वो फुटेज चलाने वाला था। आखिरी पल में दबाव आया। विज्ञापन रोके गए, कॉल्स किए गए, धमकियां दी गई। चैनल झुका, लेकिन कहानी नहीं रुकी। फुटेज किसी और प्लेटफॉर्म पर आ गया। इंटरनेट को बंद करना अब किसी के बस में नहीं था। सच ने अपना रास्ता खोज लिया था। प्रिया उस रात देर तक खिड़की के पास खड़ी रही। दूर कहीं पटाखों की आवाज थी, शायद किसी शादी की। दुनिया अपने तरीके से चल रही थी, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी हलचल थी। उन्हें पता था अब पलटवार होगा। जब सिस्टम हिलता है तो वो पूरी ताकत से गिराने की कोशिश करता है, और वैसा ही हुआ। सुबह सुबह उनके खिलाफ जांच का आदेश आ गया। आरोप, गोपनीय जानकारी लीक करना, नियमों का उल्लंघन। ये आखिरी चाल थी। प्रिया ने आदेश पढ़ा, फाइल बंद की और कुर्सी से उठ गई। उन्होंने महसूस किया अब ये लड़ाई उनके पद की नहीं रही। ये उस सवाल की हो गई है जो हर इंसान अपने भीतर पूछता है, अगर सच सामने हो और हम चुप रहें तो हम क्या है? उन्होंने फोन उठाया और मां को कॉल किया। जो भी सुने, डरिए मत, उन्होंने बस इतना कहा। मां ने कुछ नहीं पूछा। कुछ रिश्तों में सवालों की जरूरत नहीं होती। बाहर शाम उतर रही थी। आसमान लाल था, जैसे किसी पुराने जख्म की याद दिला रहा हो। प्रिया ने वर्दी पहनी, आईने में खुद को देखा और मन ही मन कहा, ये छठा कदम है। अब सिस्टम हिल चुका है। अब जो गिरेगा वो सिर्फ एक अफसर नहीं होगी, या शायद पूरा ढांचा। और इस मोड़ पर पीछे हटना सच से मुंह मोड़ने जैसा होगा। जांच के आदेश के बाद माहौल अचानक भारी हो गया था, जैसे हवा में ऑक्सीजन कम हो गई हो। ऑफिस में लोग अब खुलकर नजरें नहीं मिलाते थे। फाइलें धीरे चलने लगी थी, और हर बातचीत के पीछे एक अदृश्य दीवार खड़ी महसूस होती थी। प्रिया जानती थी ये वो दौर है
जब सिस्टम सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जब वो कानून की भाषा में बदला लेता है। जांच का मतलब सच्चाई खोजना नहीं था, बल्कि उन्हें थकाना, तोड़ना और अकेला करना था। पहली नोटिस में उनसे पिछले 5 साल की संपत्ति का हिसाब मांगा गया, दूसरी में फोन कॉल्स की लिस्ट, तीसरी में आरोप लगाया गया कि उन्होंने जानबूझकर मीडिया को गुमराह किया। हर सवाल के पीछे एक ही मकसद था, उन्हें दोषी साबित करना, चाहे सच कुछ भी हो। प्रिया ने हर नोटिस पढ़ा, जवाब तैयार किया और बिना किसी वकील के पेश हुई। उन्हें पता था ये लड़ाई कागजों से नहीं, इरादों से जीती जाती है। उसी बीच विक्रम को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप अनुशासनहीनता। पूजा को दूसरे विभाग में भेज दिया गया। टीम को तोड़ दिया गया था ताकि प्रिया को यह एहसास कराया जा सके कि वो अब अकेली है। प्रिया ने विक्रम से फोन पर बात की। आवाज में थकान थी, लेकिन टूटन नहीं। मैडम, माफी मत मांगिएगा, विक्रम ने कहा। प्रिया की आंखें भर आई। ये माफी का वक्त नहीं है, उन्होंने कहा। ये याद रखने का वक्त है। शहर में डर का माहौल गहराता जा रहा था। जिन लोगों ने शुरू में समर्थन किया था, वो अब खामोश हो गए थे। कुछ पत्रकारों ने स्टोरी वापस ले ली, कुछ ने दिशा बदल ली। सच धीरे धीरे अकेला पड़ रहा था। प्रिया ने ये सब देखा और समझा। उन्हें एहसास हुआ, सच को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब लोग डरकर चुप हो जाते हैं। एक शाम उन्हें ड्राइवर के परिवार से कॉल आया। आवाज कांप रही थी। मैडम, हमें धमकी मिल रही है, बच्चे डर रहे हैं। प्रिया के लिए यह पल सबसे भारी था। उन्होंने जितना हो सका मदद का भरोसा दिया, लेकिन भीतर से वो जानती थी सिस्टम की क्रूरता अब मासूमों तक पहुंच चुकी है। फोन रखते ही उन्होंने कुछ देर तक दीवार को देखा। शायद पहली बार उन्हें खुद पर गुस्सा आया, लेकिन अगले ही पल उन्हें समझ आ गया, यही वो मोड़ है जहां इंसान या तो टूटता है या और मजबूत होता है। उसी रात एक और मैसेज आया। इस बार भाषा बदली हुई थी। अगर आप पीछे हट जाएं तो सब ठीक हो सकता है। प्रिया मुस्कुरा दी। ये पहली बार था जब सिस्टम ने समझौते की बात की थी। डर अब पूरी तरह उजागर हो चुका था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ जवाब चुप्पी में ही सबसे ज्यादा बोलते हैं। जांच समिति के सामने पेशी का दिन आया। बड़ा कमरा, लंबे चेहरे और सवालों की बौछार। प्रिया ने हर सवाल का जवाब शांति से दिया। जब उनसे पूछा गया, आपने नियमों के खिलाफ जाकर ऐसा क्यों किया, उन्होंने बस इतना कहा, क्योंकि नियमों से बड़ा इंसान होता है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ चेहरे झुक गए, कुछ सख्त हो गए। बाहर निकलते समय उन्हें एहसास हुआ, ये लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं रही। ये उन सबकी लड़ाई बन चुकी थी जो भीतर से जानते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन कह नहीं पाते। प्रिया की थकान अब शरीर में नहीं, आंखों में थी। फिर भी कदम रुके नहीं। उन्होंने मन ही मन दोहराया, एक ईमानदार कदम पूरे सिस्टम की नींव हिला देता है। ये 7वां कदम था और सबसे अकेला भी। सुबह बहुत साधारण सी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सूरज निकला, सड़कें जागी, लोग अपने काम पर निकले। लेकिन इस साधारणपन के नीचे कुछ ऐसा घट चुका था जिसे अब रोका नहीं जा सकता था। जांच समिति की रिपोर्ट लीक हो चुकी थी। पूरी नहीं, लेकिन उतनी कि सवाल उठ सके। रिपोर्ट में सीधे नाम नहीं थे, पर घटनाओं की टाइमलाइन, फैसलों की चुप्पी और सबूतों के गायब होने का पैटर्न साफ दिख रहा था। मीडिया, जो कुछ दिन पहले तक डरा हुआ था, अब फिर से बोलने लगा। इस बार आवाज में सनसनी नहीं, भरोसा था। प्रिया को इसकी खबर एक साधारण फोन कॉल से मिली। कोई परिचय नहीं, बस इतना कहा गया, अब बात रुकेगी नहीं। उन्होंने फोन रखा और कुर्सी पर बैठ गई। न राहत महसूस हुई, न जीत, सिर्फ एक गहरी थकान, जैसे लंबी रात के बाद शरीर सुबह को पहचान रहा हो। उन्हें पता था, ये अंत नहीं है, ये बस उस चक्र का पूरा होना है
जो उन्होंने पहले कदम के साथ शुरू किया था। दोपहर तक हालात तेजी से बदले। गृह मंत्री के करीबी अफसरों से पूछताछ शुरू हो गई। फार्म हाउस सील हुआ। जमीन के कागज दोबारा जांच में गए। किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन डर अब खुलकर दिखने लगा था। सत्ता के चेहरे बदलने लगे थे, बयान संभले हुए थे। सिस्टम अब बचाव में था। उसी शाम विक्रम का फोन आया। आवाज में हल्की हंसी थी। मैडम, सस्पेंशन रिव्यू में है। प्रिया ने आंखें बंद कर ली। ये छोटी सी खबर उनके लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं थी। कुछ देर बाद पूजा का मैसेज आया। लोग सवाल पूछ रहे हैं। प्रिया ने फोन नीचे रख दिया। सवाल पूछना ही सबसे बड़ा बदलाव होता है। शाम को प्रिया ने नेहा के माता पिता से मिलने का फैसला किया। इस बार वो वर्दी में नहीं गई। साधारण कपड़े, बिना गाड़ी के शोर के। मां ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया। कोई शब्द नहीं, कोई धन्यवाद नहीं, बस एक लंबी चुप्पी जिसमें बहुत कुछ कहा जा चुका था। पिता ने धीरे से कहा, हमें पता है, अभी सब खत्म नहीं हुआ। प्रिया ने सिर हिलाया। लेकिन अब पीछे नहीं जाएगा, उन्होंने जवाब दिया। रात को प्रिया अपने कमरे में अकेली बैठी। मेज पर वही पुरानी फाइलें थी, लेकिन अब वो बोझ नहीं लग रही थी। उन्होंने एक एक कागज समेटा, जैसे किसी अध्याय को बंद कर रही हों। बाहर हवा चल रही थी, पर्दे हिल रहे थे। उन्हें याद आया, पहली रात जब धमकी वाला फोन आया था, तब डर था। आज वही डर कहीं दूर छूट गया था। अगले दिन एक छोटा सा आदेश आया। जांच उनके खिलाफ खत्म कर दी गई थी। कोई माफी नहीं, कोई स्वीकारोक्ति नहीं। सिस्टम कभी खुलकर अपनी हार नहीं मानता, लेकिन प्रिया को इसकी जरूरत भी नहीं थी। उन्हें पता था, जो दरार पड़ी है वो अब भरने वाली नहीं। उन्होंने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, थोड़ा थका हुआ, लेकिन आंखों में एक अलग तरह की स्थिरता थी। उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने सिस्टम को नहीं बदला, उन्होंने लोगों को बदल दिया। और जब लोग बदलते हैं तो सिस्टम अपने आप हिलता है। शाम ढलते ढलते शहर की लाइटें जल उठीं। कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं लोग हंस रहे थे। जिंदगी चल रही थी। प्रिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन कहा, शायद यही न्याय है। हर बार बड़ा, हर बार पूरा नहीं, लेकिन इतना कि अगला इंसान डर से पहले सच चुने। उन्होंने वर्दी उठाई, उसे तह करके अलमारी में रख दिया। ये किसी अंत का संकेत नहीं था, ये सिर्फ एक विराम था, क्योंकि वो जानती थी, कहीं न कहीं, किसी और शहर में, किसी और रात में फिर कोई सवाल उठेगा, और तब शायद कोई और एक ईमानदार कदम उठाएगा। और यही काफी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही भावुक प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में।